एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है केंद्र अकेडमी की फिर से एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में फ्रेंड्स, यूपी दरोगा भर्ती एग्जाम में जो सामान्य ज्ञान यानी जो इतिहास के जो प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, उन सभी प्रश्नों को हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। फिलहाल चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है जितने भी लोग दरोगा भर्ती का एग्जाम देने जा रहे हैं। ठीक है, हम लोग जो है मध्यकालीन इतिहास में जो है गुलाम वंश के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हमारी ये नेक्स्ट क्लास है। यदि आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा होगा तो उसकी जो है प्लेलिस्ट बना दी गई, आप उसको जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा और जब पूरा सेशन देख लीजिएगा तो कम से कम इसे एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो आज का लिखा है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला जो प्रथम मुसलमान था उसका नाम क्या था? अलवर्णी था, है ना। यानी जो पुराणों को सर्वप्रथम जो पढ़ने वाला था उसका नाम क्या था? तो अलवर्णी था। अलवर्णी ने अपनी अरबी भाषा में जो है तहकीक हिंद या किताब उल हिंद की जो है रचना किया था ना। तो अलवर्णी के द्वारा जो है अरबी भाषा में कौन सी किताब लिखी गई थी? तो उसको हम लोग बोलते हैं किताब उल हिंद बोलते हैं, या उसी को जो है तहकीक हिंद हिंद के नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करेंगे। तो अलवर्णी द्वारा लिखी जो पुस्तक है उसका नाम जो है किताब उल हिंद है, जिसमें धर्म, दर्शन, सामाजिक जीवन आदि जैसे विषयों पर क्या करता है? तो अध्याय सम्मिलित है ना। तो अलवर्णी ने जो किताब लिखा है जिसका नाम जो है किताब उल हिंद है, उसमें क्या क्या है? तो उसमें धर्म के बारे में, दर्शन के बारे में, सामाजिक जीवन के बारे में जो है इन सभी विषयों पर जो है अध्याय क्या है? तो सम्मिलित है। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करेंगे। आगे जो इसमें नेक्स्ट लिखा है, इसमें जो लिखा है कि सियामुद्दीन मोहम्मद गोरी का जो प्रथम आक्रमण था 1175 ईस्वी में मुल्तान पर था ना। तो वो जो मोहम्मद गोरी था, ये जो है सबसे पहली बार जो आक्रमण किया था किस पर किया था? तो मुल्तान पर किया था, है ना। और ये कब किया था? तो 1175 ईस्वी में। ठीक है ना, आगे फिर हम लोग देखेंगे तो 1191 ईस्वी में जो है पृथ्वीराज चौहान तथा सियामुद्दीन मोहम्मद गोरी के बीच जो है तराइन का जो है प्रथम युद्ध होता है। और इस युद्ध में जो होता है सियामुद्दीन मोहम्मद गोरी को क्या होती है? सेना दोनों जो है क्या होती है? तो परास्त हो जाती है। क्या होती है? परास्त हो जाती है। कहने का मतलब है कि तराइन का जो प्रथम युद्ध था जिसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच आपस में युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान क्या होता है? जीत जाता है। उसके बाद मोहम्मद गोरी क्या होता है? तो हार जाता है। ठीक है, लेकिन उसके एक साल बाद, है ना, तराइन का क्या होता है? द्वितीय युद्ध होता है। तराइन का क्या होता है? द्वितीय युद्ध होता है। और इस युद्ध में जो है क्या होता है? तो मोहम्मद गोरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान को क्या करता है? पराजय कर देता है तथा भारत में जो है मुस्लिम शक्ति की क्या होती है? तो स्थापना होती है ना। तो 1191 में पृथ्वीराज चौहान जीता, मोहम्मद गोरी हारा। लेकिन 92 की बात करेंगे तो 92 में जो है मोहम्मद गोरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान की क्या होती है? हार जाती है। और वहीं से जो है भारत में क्या होती है? तो मुस्लिम शक्ति की जो है क्या होती है? स्थापना होती है। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करेंगे। तो आगे जो नेक्स्ट हमारा है 1194 ईस्वी में जो है चंदावर का युद्ध होता है। और इस युद्ध में जो है मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के जो गढ़वाल राजा था उसका नाम जयजत था, उसको क्या करता है? तो पराजित करता है ना। तो चंदावर के युद्ध में कौन किसके बीच होता है? तो मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच होता है, जिसमें जयचंद की हार होती है और मोहम्मद गोरी की क्या होती है? तो जीत होती है। ठीक है, आगे मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर जो है एक तरफ जो है देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है तथा दूसरी ओर तब क्या हो रहा है? तो कलवा भाषा में जो है अरबी में जो है उसको क्या खोदा हुआ है ना। तो जो उन्होंने सिक्का चलाया था, एक साइड जो है देवी लक्ष्मी की आकृति बनाया गया था और दूसरी साइड जो है कलमा लिखा गया था अरबी भाषा में। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट वाला बात करते हैं। इसमें नेक्स्ट बात करेंगे तो इसमें जो लिखा है कि 1206 से 1290 ईस्वी तक जो है दिल्ली सल्तनत की सुल्तान पर जो है गुलाम वंश के सुल्तान के नाम से क्या है? तो विख्यात है ना। तो कहने का मतलब है कि वहीं से जो है मुस्लिम शक्ति का आरंभ होता है। यानी 1206 से 1290 ईस्वी तक जो है गुलाम वंश के सुल्तान का क्या होता है? तो नाम से विख्यात है। ठीक है, आगे
आगे हम लोग बात करेंगे तो इसमें जो नेक्स्ट हमारा है, भारत में गुलाम और उसका जो प्रथम शासक उसका नाम क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। और इसके शासनकाल की बात करेंगे तो 1206 से 1210 ईस्वी तक जो है उन्होंने क्या किया था, शासन किया था। तो गुलाम और उसकी स्थापना किसने किया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। और इसका जो पहला शासक वही था। और इसके शासनकाल की बात करेंगे तो 1206 से 1290 ईस्वी तक उन्होंने क्या किया है, तो शासन किया है। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। इतिहासकारों के अनुसार दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक था ना। तो दिल्ली सल्तनत का जो पहला सुल्तान कौन था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही था, क्योंकि उन्होंने जो है गुलाम और उसकी क्या किया था, तो स्थापना किया था। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करेंगे तो अपनी जो राजधानी क्या बना था, तो ये लाहौर में बना था। इसकी राजधानी क्या नाम क्या था, तो लाहौर में इसको बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की था ना। तो सुल्तान की उपाधि इन्होंने जो है कभी नहीं धारण किया था, है ना। जिसका नाम क्या था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं तो उसने केवल मलिक और सिपह सालार की पदवियों को जो है संतुष्ट रहा ना। तो मलिक और सिपह सालार की उपाधि किसे दिया गया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को ही दिया गया था। सुल्तान की उपाधि जो है ग्रहण उन्होंने नहीं किया था। ठीक है, अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था कि उसे लाख बख्श यानी लाखों का दान करने देने वाला जो है नाम से उसको पुकारा जाता था ना। तो लाखों में दान देने वाला को और किसको बोला जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को ही इसमें कहा जाता है। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट इसमें जो लिखा है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु की बात करेंगे तो इसका जो मृत्यु होती है चौगान के खेल में, आधुनिक जिसको पोलो के नाम से जानते हैं, घोड़े से गिरने के कारण जो इसकी मौत हो जाती है 1210 ईस्वी में, है ना। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब होती है, 1210 ईस्वी में होती है। कैसे होती है, तो जो है चौगान खेलते समय जो है उसकी क्या होती है, मृत्यु होती है। और उसको कहाँ दफनाया जाता है, तो लाहौर में दफनाया जाता है, लाहौर में। ठीक है ना। दिल्ली का पहला सुल्तान जो कौन था, तो इल्तुतमिश था ना। तो दिल्ली गुलाम और उसके वास्तविक संस्थापक की बात करेंगे तो उसका नाम क्या था, इल्तुतमिश था। वास्तविक संस्थापक कौन था, तो इल्तुतमिश था। अगर उसके संस्थापक की बात करेंगे तो जो है कुतुबुद्दीन ऐबक था, है ना। लेकिन वास्तविक की बात करेंगे तो आप क्या बताएंगे, इल्तुतमिश बताएंगे। ठीक है, उन्होंने जो है सुल्तान का जो है पद धारण किया था। खलीफा ने 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश के शासन की पुष्टि इन सारे क्षेत्रों में कर दी जो उसने विजित किया था। और उसने सुल्तान ए आजम की जो उपाधि धारण की थी, है ना। तो सुल्तान ए आजम किसको कहा जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। ठीक है, सल्तनत युग में दो महत्वपूर्ण सिक्के जारी किए गए थे। एक का नाम चांदी का टंका था जिसको 175 ग्राम का था, और तांबे का जिल्दा था जिसे इल्तुतमिश ने आरंभ किया था। तथा सिक्कों पर जो है टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा जो है इन्होंने शुरू किया था ना। तो सिक्कों पर टकसाल यानी लिखवाने की परंपरा किसने स्टार्ट किया था, तो इल्तुतमिश ने किया था। चांदी का टंका और तांबे का जितल किसने आरंभ किया था, तो इल्तुतमिश ने ही जो इसको प्रारंभ किया था। ठीक है, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट हमारा इसमें जो लिखा है, क्या लिखा है कि मंगोल नेता चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर जो है इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था ना। तो चंगेज खान बहुत ही खतरनाक शासक था। और ये किसके शासनकाल में भारत की उत्तरी सीमा पर आया था, तो ये जो उस समय शासन किसका था, तो इल्तुतमिश का शासन था। और उसी के शासनकाल में जो है चंगेज खां आया था भारत में। ठीक है, इल्तुतमिश द्वारा दिल्ली एक होना के बाद निर्मित विशाल जलाशय के हौज सुल्तानी कहा जाता था ना। तो दिल्ली के एक कोना के बाहर जो है विशाल जलाशय जिसे क्या बोला जाता है, हौज सुल्तानी बोला जाता है, इसका जो निर्माण है किसने कराया था, तो इल्तुतमिश के द्वारा जो इसका निर्माण कराया गया था। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करेंगे। तो मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला जो शासक था उसका नाम क्या था, रजिया सुल्तान था ना। जिसका शासनकाल की बात करेंगे तो 1236 से 1240 ईस्वी तक जो है उन्होंने शासन किया था। ठीक है ना, प्रथम महिला शासिका थी, ये लेडीज थे। ठीक है, सुल्तान बलबन का जो पूरा नाम था उसका नाम क्या था, तो गयासुद्दीन बलबन नाम था, है ना। सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था, तो गयासुद्दीन बलबन था। इसे उलुग खां के नाम से भी जाना जाता है ना। तो उलुग खान किसको कहा जाता है, तो बलबन को कहा जाता है। और बलबन ने ही जो है लौ एवं रक्त की नीति को अपनाया था। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करेंगे इसमें। तो 1249 ईस्वी में बलबन ने अपनी पुत्री का जो विवाह है सुल्तान नसीरुद्दीन से कर दिया था ना। तो बलबन अपनी पुत्री का विवाह किससे करता है, तो सुल्तान नासिरुद्दीन से कर देता है। और इस अवसर पर उसे क्या करता है, तो उलुग खां की उपाधि और नायब ए ममलिकात के पद भी दिया गया ना। तो जब अपनी लड़की के साथ उसे कर देता है तो उसको उलुग खां और उसमें कौन सी उपाधि दिया जाता है, तो नायब ए ममलिकात जो है उपाधि इसको दिया जाता है। ठीक है, आगे
बलबन के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौ की नीति को अपनाया था ना। अभी हमने बताया भी था कि जो है बलबन जो है बहुत ही खतरनाक शासक था, और इन्होंने जो है कौन सी नीति अपनाया था, तो लौ एवं जो है रक्त की नीति को अपनाया था। ठीक है, आगे बलबन ने फारस के लोक प्रचलित वीरों से प्रेरणा लेकर अपना राजनीतिक आदर्श जो है क्या किया था, तो निर्मित किया था। क्या किया था उन्होंने, तो निर्मित किया था। ठीक है, आगे राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि जो है नियामत एक खुदाई माना गया है ना, तो उसको क्या माना गया है, तो नियामत एक खुदाई माना गया है। उसके अनुसार मान मर्यादा में वह केवल पैगंबर के बाद है ना। तो उन्होंने बताया था कि जो है सबसे पहले जो है जो है केवल पैगंबर है, पैगंबर के बाद जो है हम है। ठीक है, राजा जिल अल्लाह या जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर का जो है प्रतिबिंब है। तो राजा किसका प्रतिबिंब होता है, तो ये जो है ईश्वर का क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। और ये सब किसने बताया था, तो बलबन ने बताया था। ठीक है, बलबन ने ईरानी बादशाहों की कई परंपराओं को अपने दरबार में भी आरंभ किया था। बलबन ने सिजदा, सिजदा का मतलब होता है भूमि पर लेटकर क्या करना है, अभिवादन करना। और पाबोस का मतलब होता है सुल्तान के चरणों में पैर चुमना होता है, की रीतियाँ जो है आरंभ किया था ना। तो सिजदा और पाबोस की जो है कि प्रथा प्रथा किसने आरंभ किया था, तो ये बलबन ने किया था। ठीक है, और भी उसने काम किए थे। जैसे बलबन ने अपने दरबार में प्रतिवर्ष जो है फारसी त्यौहार में क्या मनाता था, तो नौरोज़ बड़ी शान शौकत के साथ मनाने की हाँ प्रथा प्रारंभ किया था। तो नौरोज़ किसके शासनकाल में आरंभ किया गया था, तो ये जो है बलबन के शासनकाल में जो है इसको आरंभ किया गया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज्य का क्या किया था, नियंत्रण स्थापित किया था ना। तो अब हम लोग यहाँ से क्या पढ़ेंगे, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे। और ये कैसा था, तो इन्होंने जो है धर्म पर जो है राज्य का नियंत्रण स्थापित किया था। ये पहला सुल्तान था। उसने अपने आप को यामिन उल खिलाफत नासरी अमीर उल मोमिनीन बताया हुआ है ना, इतना बड़ा नाम है इसका, इसको अपने आप को बताया था। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की उपाधि जो है धारण की और उसके सिक्कों पर जो है अपना अंकित करवाया था ना। सिकंदर सानी जो है किसने अपनाया था, तो उसका नाम क्या था, तो अलाउद्दीन खिलजी था जिन्होंने सिंह के सिक्कों पर जो है अपनाया था। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करेंगे, पद्मिनी की बात करेंगे। तो राणा रतन सिंह की जो पत्नी थी, पद्मिनी की कहानी का आधार 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखी काव्य पुस्तक में जो है पद्मावत में है ना। तो पद्मावत बहुत फेमस किताब है, और ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा जो इसको क्या किया गया है, तो लिखा गया है ना, मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या लिखा है, दक्षिण भारत को विजित करने वाला पहला मध्यकालीन शासक जो है कौन था, तो अलाउद्दीन खिलजी था। पहला शासक कौन था, तो अलाउद्दीन खिलजी, यानी दक्षिण भारत पर कोई आक्रमण नहीं करता था, लेकिन पहला शासक जिन्हें विजित करने वाला उसका नाम क्या था, तो अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक उस समय कौन था, तो रामचंद्र देव था ना। तो देवगिरी का शासक उस समय कौन था, तो रामचंद्र देव था। ठीक है, नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट में बात करते हैं। इसमें नेक्स्ट इसमें लिखा है कि मलिक काफूर को अलाउद्दीन ने अपनी गुजरात विजय के दौरान जो है इसको क्या किया था, तो प्राप्त किया था ना। तो गुजरात विजय के दौरान किसको जो है खरीदा गया था, तो मलिक काफूर को जो है खरीदा गया था। मलिक काफूर को जो है 1000 दिनारी भी कहा जाता है ना, यानी इसको 1000 दिनार में इसको खरीदा गया था, इसलिए मलिक काफूर को क्या बोला जाता है, तो 1000 दिनारी भी इसको कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश करा कर जो है लगान वसूल करना क्या किया था, प्रारंभ किया था ना। तो भूमि की पैमाइश करने के बाद कर लगान किसने स्टार्ट किया था, तो उसका नाम जो है अलाउद्दीन खिलजी था। क्या नाम था उसका, अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है, आगे अलाउद्दीन खिलजी ने एक पृथक विभाग दीवान ए मुश्त खराज क्या जो है किसने स्थापना किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है दीवान ए मुश्त खराज की स्थापना किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने परंपरागत लगान अधिकार से खुद तो मुकदम और चौधरी से लगान वसूल करने का जो अधिकार से क्या कर लिया था, तो इन्होंने छीन लिया था। क्या किया था इन्होंने, तो छीन लिया था। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करेंगे इसमें। अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का 50% जो है भूमिकर जो है खराज के रूप में जो है निश्चित किया था। सल्तनत कालीन शासक अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्या किया था इन्होंने, तो आरंभ किया था। ठीक है, आगे आगे हम लोग बात करेंगे। तो इसमें नेक्स्ट हमारा लिखा है कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए गए 2 नवीन कर थे, कौन था, तो घड़ी कर था। घड़ी कर का मतलब होता है कि जो कि घरों और झोपड़ियों पर लगाया जाता था।
चराई कर की बात करेंगे तो जो कि दुधारू पशु पर जो है लगाया जाता था ना। तो घरी कर का मतलब घरों पर, चराई कर का मतलब होता है कि जो दुधारू पशुओं द्वारा जो है पशुओं पर जो है लगाया गया था। ये किसने लगाया था? तो सब ये जो है अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया था। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति में गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक तुगलक वासन का जो है प्रथम शासक था, है ना। तो उसके सेना में जो है सेनापति कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक था। और इन्होंने जो है गाजी मलिक का जो है तुगलक जो है वंश की स्थापना किया था गयासुद्दीन तुगलक ने, ठीक ना। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में जो मोहम्मद बिन तुगलक है, जिसका शासनकाल की बात करें 1325 से 1351 ईस्वी तक, सर्वाधिक विद्वान और शिक्षित शासक था ना। तो पूरे दिल्ली सल्तनत की बात करेंगे तो उसमें सबसे विद्वान और शिक्षित शासक कौन था? तो उसका नाम क्या था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। क्या नाम था उसका? मोहम्मद बिन तुगलक था, ठीक है। आगे, मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नए विभाग की स्थापना किया था, जिसको हम लोग दीवान ए अमीर ए कोई की स्थापना की, है ना। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए, यानी कृषि ऐसा किया जाए कि उससे उन्नति हो, तो उन्होंने किसकी स्थापना किया था? तो दीवान ए अमीर ए कोई की स्थापना किया था। इब्न बतूता की बात करेंगे तो 1333 से 1342 ईस्वी तक जो है मोरक्को मूल का अफ्रीकी जो यात्री था, उसका नाम क्या था? तो इब्न बतूता था। जो कब आया था? तो 1333 ईस्वी में आया था। ये कहाँ का था? तो ये मोरक्को का था। किसके शासनकाल में आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, ठीक है। आगे आगे हम लोग बात करेंगे। इसमें नेक्स्ट लिखा है कि किताबुद्दीन अरे जो रियाला था, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी, है ना। तो इब्न बतूता की जो पुस्तक का नाम क्या था? उसका नाम क्या था? रियाला था। यह मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल में 1325 से 1351 ईस्वी तक में आया था, है ना। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता आया था। और इब्न बतूता की जो पुस्तक था उसका नाम क्या था? रियाला था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को उसकी विद्वता और कला की उदार संरक्षक के रूप में, उसकी प्रतिष्ठा के लिए दिल्ली की काजी न्यायाधीश के रूप में उसको क्या किया था? तो इसको नियुक्त किया था, है ना। बहुत विद्वान था तो इसलिए इसको जो है क्या नियुक्त किया था? न्यायाधीश नियुक्त किया था अपने शासन में, ठीक है। आगे आगे हम लोग बात करेंगे। तो मोहम्मद बिन तुगलक के निधन पर जो है बदायूं ने लिखा है, सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसके सुल्तान से मुक्ति मिल गई, है ना। तो जब इसकी मृत्यु हुई तो उस समय इतिहासकार जो बदायूं कहते हैं कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसके जो अपने सुल्तान से क्या मिल गई? तो मुक्ति मिल गई। क्या मिल गई? तो मुक्ति मिल गई, ठीक है। आगे आगे हम लोग बात करेंगे। तो फिर जो फिरोज शाह तुगलक ने एक दीवान एक खैरात स्थापित किया था, जो गरीब मुसलमानों, अनाथ स्त्रियों और विधवाओं की आर्थिक सहायता देता था, और निर्धन मुसलमान लड़कियों की क्या करता था? विवाह की व्यवस्था भी करता था। ये जो फिरोज शाह तुगलक था। सल्तनत काल में सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने जो है लोक निर्माण विभाग की क्या किया था? उन्होंने स्थापना किया था ना। तो लोक निर्माण काल में की स्थापना किसने किया था? तो जो है फिरोज शाह तुगलक ने किया था। और इन्होंने जो है गरीबों, मुसलमान, विधवाओं और स्त्री सहायता की जो है शादी विवाह के लिए जो है व्यवस्था करता था फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट लिस्ट में लिखा है कि सिंचाई की सुविधा के लिए फिरोज शाह तुगलक ने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया था तथा 1200 बागों को जो है लगवाया था ना। तो नहरों का निर्माण किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। और 1200 बाग किसने लगवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक उलेमा वर्ग की स्वीकृति के पश्चात हक ए सर्व नामक सिंचाई कर लगाने वाले दिल्ली का जो है ये प्रथम सुल्तान था, ठीक है। आगे आगे हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट इसमें जो लिखा है कि फिरोज शाह तुगलक द्वारा ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया गया था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ एवं टोपरा, हरियाणा का यमुनानगर जिला से जो है दिल्ली इसको जो है लाया गया था, ठीक है। आगे आगे हम लोग बात करेंगे। आगे इसमें जो लिखा है कि राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला जो पहला भारतीय शासक था उसका नाम क्या था? तो फिरोज शाह तुगलक था। क्या नाम था? तो हज की व्यवस्था करने वाला प्रथम भारतीय शासक कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक ही था। फिरोज शाह तुगलक ने दारुल सफ़ा नामक एक खैराती अस्पताल की जो उन्होंने स्थापना किया था। और उसमें कौन रहता था? तो कुशल हकीम रहते थे, जो क्या करते थे? तो उसका इलाज करते थे। क्या करते थे? उसका इलाज करते थे। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ये सब किया गया था, ठीक है। आगे नासरुद्दीन महमूद के शासनकाल में मध्य एशिया के महान मंगोल सेनानायक कौन थे? तैमूर ने आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में किया था, ठीक ना।
आगे हम लोग पढ़ेंगे इसमें शासन के बारे में कि कौन किसका शासन किया था। जैसे ठीक है, चलिए जैसे इसमें हम लोग बात करेंगे। तो खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक था। सईद वंश का संस्थापक कौन था? तो खिज्र खां था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी था। आगरा की स्थापना किसने किया था? तो सिकंदर लोधी ने जो है इसको स्थापना किया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आप ये वीडियो उत्तर प्रदेश से किन किन जिलों से इसको देख रहे हैं। फिलहाल चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जितने भी लोग दरोगा भर्ती का एग्जाम देने जा रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।